हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे दोस्त, कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी। उसका एक छोटा सा कारण था, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा कारण था। एक्चुअल में हुआ ये था कि मैं 11 बजे जो है वो फ्री हो गया था, 10:30 बजे। और 10:30 बजे मैं ग्राउंड के लिए निकल गया, क्योंकि यूपी पुलिस का मॉक फिजिकल चल रहा है। मैं ग्राउंड में मतलब मैं ग्राउंड में बच्चों से मिलने के लिए चला गया मेरे भाई। लेकिन लगभग लगभग 11:45, 11:50, 12 बजे के करीब में ही, मतलब 12 बजे के करीब में ही हमारी रिलेटिव हैं, एक बुआ, रियल बुआ नहीं है, मतलब रिलेटिव हैं, बिल्कुल घर के सामने उनका घर है। उनके लड़के का कल मतलब एक्सपायर हो गया। वो लड़का ग्रुप डी में वो जॉब करता था, पलवल वो जॉब करता था। शायद पलवल के आसपास का कोई भाई हो तो शायद उसकी जानकारी में भी हो। ग्रुप डी में वो भाई था और पलवल वो जॉब करता था। वो ट्रेन की चपेट में आके उसका एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सपायर कर गया। तो एकदम से मुझे बस वहां से ग्राउंड से सीधा निकलना पड़ा वहां के लिए। इस वजह से कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी। जेन्युइन कारण ये आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस करना इसलिए जरूरी समझा कि आपके मन में एक भी पॉइंट पर ये ना आए कि मैं आपके लिए नहीं, मैं आपको ऐसे ही इग्नोर कर देता हूं कहीं भी किसी भी वक्त। ये सबसे गलत बात होगी मेरे लिए मेरे भाई। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, आज सेकंड लास्ट क्लास है, कल इसकी आखिरी क्लास है। कल की भरपाई इस बार संडे में देखेंगे, कल की भरपाई इस बार संडे में देखेंगे, या सैटरडे में बड़ी क्लास लेके देखेंगे, है ना। संडे की इस कल की भरपाई जो है हम बीच कर ही लेंगे मेरे भाई। आरपीएफ एसआई में पूछा गया, 3/12/2024 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपए है, अगर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपए है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आप मुझे बताएंगे कि 1 साल का साधारण ब्याज 30 रुपए रहा होगा और अगले साल का भी साधारण ब्याज जो है वो 30 रुपए रहा होगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है उसने 64 दिया है, तो 30 और 30 60 तो यही हो चुके हैं। इस ब्याज पर भी दूसरे साल ब्याज लगा होगा जो कि 4 होगा, तभी तो 64 बैठेगा मेरे भाई। 30 और 30 60 और 4 64 हो गया। तो क्वेश्चन ने मुझसे पूछा है मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन बाद में निकालेंगे, पहले हम रेट निकाल लेते हैं मेरे भाई। रेट निकाल लेते हैं। रेट कैसे निकलेगा? आपको यह पता चल गया कि 4 रुपए ब्याज लगता है किस पर मेरे भाई? 30 रुपए पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या आप यहां से मुझे बता पाएंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो 40/3% रहेगा? क्या आप मुझे यहां से बता पाएंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो 40/3% रहेगा? लेकिन मेरे प्यारे भाई उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा ही नहीं है। उसने मुझसे पूछा है प्रिंसिपल। क्या आप इस फॉर्मूले से वाकिफ हैं? एसआई का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो आप कहेंगे हम अच्छे से इस फॉर्मूले को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 2 साल का 60 दिया हुआ है। प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 40/3 है। टाइम 2 साल है और बटे में कितना है? 100 है। क्या ये सारी वैल्यूज आप लोग पुट कर देंगे? बहुत बढ़िया। तो आपने कहा जी, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4 से काटा 15 बार कट गया, 2 से काटा 5 बार कट गया, 5 तिया 15 की गुणा 15 में होगी, तो मूलधन कितना आ जाएगा? तो आप कहने वाले हैं प्रिंसिपल जो आएगा मेरे प्यारे भाई 225। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 225 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में मेरे भाई किए थे। इस क्वेश्चन का जवाब फटाफट मुझे बता दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब अभी इसी वक्त मुझे फटाफट बता दीजिए भाई साहब। फटाफट मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 1 फरवरी से लेके आऊंगा, मतलब फरवरी का जो पहला मंडे होगा उससे प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा एनटीपीसी के लिए। लेवल जो 12th लेवल वाले हैं उनके लिए मेरे भाई, और मेरे प्यारे दोस्त ग्रुप डी के लिए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपए है
और चक्रवृद्धि ब्याज 62 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए कि मूलधन कितना होगा। 4 कहां से आया बेटा? चक्रवृद्धि ब्याज जो था वो 64 दिया हुआ था, 30 और 30 60 ये हो चुका है, और बचा कितना? 4 बचा, तो वो 4 जो रुपए ब्याज लगा होगा इस पर ब्याज लगा होगा। ऐसे ही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। आई, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 62 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ऐसे ही कर लोगे। साधारण ब्याज 60 है तो ये पहले महीने का 30 हो जाएगा, पहले साल का। दूसरे साल का 30 हो जाएगा, 60 हो चुका है। चक्रवृद्धि 62 है तो यानी दूसरे साल इस पर लगने वाला ब्याज जो होगा वो 2 होगा। तभी तो 30 और 30 60 और 2 62 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आपको ये पता चल गया कि 2 रुपए ब्याज लगता है किस पर? 30 रुपए पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं मेरे भाई 20/3। यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे प्यारे दोस्त 6 सही 2/3% रहता। लेकिन मेरे प्यारे भाई उसने हमसे मूलधन पूछा है, तो एसआई का फॉर्मूला क्या है? ब्याज कितना दे रखा है? एसआई साधारण ब्याज 60 रुपए, मूलधन आप लोगों को निकालना है। रेट कितना है? 20/3 है। टाइम कितना है? 2 साल है। और बटे में कितना है? 100 है। तो 20 पंजे 100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 30 बार, 5 तिया 15 तिया 45 हो जाएगा। यानी मूलधन कितना निकल के आएगा मेरे प्यारे भाई? मूलधन जो है वो 450 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके होंगे क्योंकि 53वां क्वेश्चन मैंने करा दिया था मेरे भाई। मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा रेलवे में। बहुत मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ रहा है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ रहा है रेलवे के अंदर। वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन कैसे हैं? घबराना मत, टाइप 9 की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूं। टाइप 9 में चीजों को समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे दोस्त। आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ना। मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कहता कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए और वास्तव में महसूस कीजिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। कराऊंगा तो मैं, लेकिन महसूस कीजिए कि वास्तव में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। देखिए मेरे प्यारे भाई, मैंने आपसे ये कहा कि 100 रुपए की राशि को 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। कितने रुपए की राशि को? 100 रुपए की राशि को 10% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। ठीक है। 5वें वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना है? आप मुझे 5वें साल का ब्याज बताइए। पहले सोचिए मेरे दोस्त, मेरी तरफ देखना, बोर्ड की तरफ। हाँ, बोर्ड की तरफ आपकी निगाह नहीं रहनी चाहिए। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बाद के 5 मिनट आप लोगों से वार्ता होगी। सारे डाउट वहां के लिए रख लीजिए, बहुत आराम से हम लोग बात करेंगे। लास्ट क्लास में आपने, लास्ट में मैंने बताया था कि 5 से 6 आप फोन कर सकते हैं बात करने के लिए, लेकिन उस टाइम आप लोगों को पता है कि वो वीडियो आ गई थी। फिर भी बहुत सारे बच्चों ने 6 बजे के बाद भी कॉल की, तो मैंने उस दिन रिसीव कर ली थी। बहुत सारे बच्चों से बात हुई, बहुत सारी बच्चों का समाधान भी मैंने किया। लास्ट में आज हम लोग बात करेंगे आपके कॉमन डाउट्स को लेकर। ठीक है, अभी फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपए उधार दिए और ब्याज की दर थी मेरे भाई 10% पर एनम, यानी 1 साल की 10%। उसने पूछा है 5वें वर्ष का जो, 5 साल का नहीं, 5वें वर्ष का जो ब्याज होगा और तीसरे वर्ष का जो ब्याज होगा। 5वें वर्ष का ब्याज और तीसरे वर्ष के ब्याज के बीच का डिफरेंस कितना है? अच्छा ये बताइए, 5वें वर्ष ब्याज जो लगेगा वो किस पर लगेगा? तो आप क्या ये नहीं कहेंगे 4 साल के मिश्र धन जो होगा वो 5वें साल के लिए मूलधन का काम करेगा? 5वें साल का अगर हम ब्याज निकालना चाहते हैं तो 4 साल के मिश्र धन पे 5वें साल ब्याज लगेगा। तीसरे साल का अगर हम ब्याज निकालना चाहते हैं तो 2 साल के मिश्र धन पे तीसरे साल ब्याज लगेगा। 27वें साल का अगर हम ब्याज निकालना चाहते हैं तो 26 साल के मिश्र धन पे 27वें साल ब्याज लगेगा। 18वें साल का अगर हम ब्याज निकालना चाहते हैं तो 17 साल के मिश्र धन पे 18वें साल ब्याज लगेगा। क्या ये चीज समझ में आई थोड़ी सी? तो आपने कहा बिल्कुल आ गई।
सुनिए ध्यान से। 100 रुपए की राशि को 10% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। पांचवें वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितने का है? पांचवें वर्ष का ब्याज निकालिए मेरे प्यारे दोस्त। पांचवें वर्ष का 100 रुपए की राशि थी। पहले 4 साल का मिश्रधन निकालिए। 10% बढ़ने का मतलब है 10 से राशि 1 बढ़ के 11 हो जाएगी पहले साल। 10 से राशि 1 बढ़ के 11 हो जाएगी दूसरे साल। 10 से राशि 1 बढ़ के 11 हो जाएगी तीसरे साल। 10 से राशि 1 बढ़ के 11 हो जाएगी चौथे साल। क्या 4 साल बाद का मिश्रधन ये आ जाएगा? पांचवें साल का ब्याज निकालना है तो चौथे साल के मिश्रधन पे 10% ब्याज लगेगा। अगर चौथे साल के मिश्रधन का 10% निकाल दूं तो क्या ये मेरे भाई पांचवें साल का ब्याज आ जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा, दिमाग में सेट बैठ चुका है। अब निकालिए मेरे भाई तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। आपने कहा जी 2 साल का पहले मिश्रधन निकालिए। पहले साल राशि 10 से 1 बढ़ के 11 होगी। अगले साल राशि 10 से 1 बढ़ के 11 होगी। क्या 2 साल में राशि इतनी हो चुकी होगी? 2 साल की राशि पर तीसरे वर्ष का ब्याज पूछा है तो तीसरे वर्ष जो ब्याज लगेगा वो 10% ब्याज लगेगा। अब दोनों का वो डिफरेंस पूछना चाह रहा है। इस वाले ब्रैकेट का और इस वाले ब्रैकेट का वो डिफरेंस आप लोगों से पूछना चाह रहा है। कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई? कॉमन ले लो। 100, 11/10, 11/10 और 10/100 का मतलब होता है 1/10। आपने कॉमन ले लिया, आपने कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा? 100 भी बाहर चला गया, 11/10 भी, 11/10 भी, 1/10 भी यहां बच गया। 121/100, 121/100 और यहां क्या बच गया मेरे प्यारे दोस्त? 1 बच गया। बचेगा क्या? तो आपने क्या कहा? 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई। 11 11 121 हो जाएगा। बटे में कितना है? 10 है। मल्टीप्लाई 100 एकम 100, 121 में से 100 जाएगा तो 21/100 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत आप लोगों को? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे भाई सॉल्व करिए। 21 एकम 21 को 1 हासिल 2, 21 दूनी 42 और 2 44 को 4 हासिल 4, 21 एकम 21 और 4 25 हो जाएगा। 1 2 3 जीरो है तो पॉइंट यहां लग जाएगा। क्या ये पांचवें साल और तीसरे साल के ब्याज में डिफरेंस होगा? बस हाँ या ना का जवाब देना मेरे भाई। पहले कोशिश करना समझने की, ऐसे ही नहीं है बस कमेंट कर दो जी समझ नहीं आया। ऐसे ही नहीं है बच्चे, कमेंट कर दो समझ नहीं आया। बहुत आराम से, बहुत शांति से मैंने चीजों को समझाने की कोशिश की है। फटाफट मुझे बताइएगा, क्या इस चीज में किसी को कोई परेशानी? क्या इस चीज में किसी को कोई परेशानी मेरे भाई? बोलो। देखिए मेरे भाई, मैं फिर से एक बार बताता हूं, इससे अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। मैंने आप लोगों से ये कहा कि अगर मैं पांचवें साल का ब्याज निकालना चाहता हूं, पर्टिकुलर पांचवें साल का, तो मुझे 4 साल के मिश्रधन पे ब्याज निकालना पड़ेगा। अगर मैं तीसरे साल पे ब्याज निकालना चाहता हूं, तीसरे साल का मेरे भाई, तो मुझे 2 साल के मिश्रधन पर ब्याज लगाना पड़ेगा। मुझे पांचवें साल का ब्याज निकालना है तो 4 साल का मिश्रधन निकालिए। 100 रुपए मूलधन है। पहले साल राशि 10 से 11, अगले साल भी 10 से 11, अगले साल भी 10 से 11, अगले साल भी 10 से 11। क्या ये 4 साल का मिश्रधन आ चुका है? इस पर जो ब्याज लगेगा वो 10% लगेगा। इसका 10% निकाल दो, ये 5 साल का, पांचवें साल का ब्याज आपके सामने होगा। सिर्फ पांचवें साल का ब्याज। अब मुझे तीसरे साल का ब्याज निकालना है तो 2 साल का मिश्रधन निकालो। 100, 10 से 11 एक साल में, 10 से 11 दूसरे साल में। क्या ये 2 साल का मिश्रधन आ चुका है? इस दूसरे साल के मिश्रधन पे 10% ब्याज लगेगा। ये तीसरे साल का, केवल तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा। अब दोनों से मेरे भाई कॉमन लेना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। दोनों से कॉमन ले लो। 100 भी यहां है, यहां भी है। 11/10 यहां भी है, यहां भी, ये भी बाहर ले लिया। 11/10 यहां भी है, यहां भी है, ये बाहर ले लिया। 1/10 यहां भी है, यहां भी, ये बाहर ले लिया। बचा क्या? 11 11 121, 10 250 ऊपर बच गया। यहां कुछ नहीं बचेगा, यहां 1 बच गया। ठीक है, तो 100 एकम 100, 121 में से 100 जाएगा तो 21/100 आएगा और इसे सोल्व करके 121/10 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2.541। अलग अलग ही है मेरे भाई। ये रहा अलग पांचवें साल का, ये पांचवें साल का है। 5 5 साल का नहीं, पांचवें साल का।
ये तीसरे साल का है, 3 साल का नहीं, तीसरे साल का, 3 साल का नहीं मेरे प्यारे दोस्त, तीसरे साल का, तीसरे साल का। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा ही दे रहा हूं मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखना मेरे प्यारे दोस्त। नहीं और कोई है, अब यहीं से कंक्लूड कर सकते हैं, यहीं से कंक्लूड आप लोगों को करना होगा। कैसे कंक्लूड करना होगा मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, मैं आपको बता देता हूं कैसे कंक्लूड करना होगा। आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखने हैं। मैंने आपसे कहा 5वें साल और तीसरे साल के, तीसरे साल 5वें और तीसरे का डिफरेंस बताना है, फिफ्थ एंड थर्ड के बीच का डिफरेंस हम लोगों को बताना है। डिफरेंस हम लोगों को बताना है, डिफरेंस हम लोगों को बताना है। ध्यान से सुनो। मूलधन कितना था? 100 था मेरे भाई। अच्छा एक बात बताइए, 5 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 5 और 3 का डिफरेंस 2 होता है। तो पहले साल राशि 10 से 11 होगी और दूसरे साल राशि 10 से 11 होगी। हो गया, 2 बार ये लिख दिया मेरे भाई। अब यहां जो कॉमन लेना है वो आपको इनका ब्याज भी कॉमन लेना है। 10% ब्याज लगा है, 1/10 कॉमन ले दिया, 10% कॉमन ले दिया। 2 साल का अंतर है ना, तो 2 साल में राशि 121, भाई 10 से 11, यहां देखो। मतलब डायरेक्टली लिख सकते हैं, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कंक्लूड करोगे ना, मैं भी यही अपने पास से नहीं बनाया है, मैं भी इस चीज को देख के ही कंक्लूड कर रहा हूं। अगले क्वेश्चन में आपको ये इंप्लीमेंट भी कराऊंगा, अगले क्वेश्चन में इंप्लीमेंट भी प्यारे दोस्त कराऊंगा। रेशो से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रेशो से मेरे भाई फिर वो 4 साल का अमाउंट निकलेगा और प्रिंसिपल हम लोगों को सेम करना होगा, तो वहां थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वहां थोड़ी सी मेरे भाई दिक्कत आएगी फिर। ठीक है, समझिए। तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने क्या कहा, अगर डिफरेंस 2 साल का आ रहा है तो 2 बार, पहले साल राशि 10 से 11, दूसरे साल राशि 10 से 11, 1 बार ब्याज लगा देना है। 1 साल में राशि 10 से 11 हो रही है, अगले साल भी राशि 10 से 11 हो रही है। 2 साल का डिफरेंस है तो दोनों की 121/100 अंदर आ जाएगा और इसमें से 1 माइनस कर देना। ये आया कहां से जी? ये यहां से आया जो चीज मैंने आपको सिखाई है। इंप्लीमेंट करके बताना, इंप्लीमेंट करके बता देता हूं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आप एक बार समझिए, फटाफट मुझे बताइए। तीसरे और चौथे का डिफरेंस बताइए, मैं भी इंप्लीमेंट करके बताऊंगा आप लोग, इंप्लीमेंट करके बताऊंगा मेरे भाई। पहले क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़िएगा। 18,000 रुपए की राशि है, 10% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करिए। डिफरेंस जब 1 साल का होता है तब तो बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन। ध्यान से सुनिए, हमसे कह रहा है तीसरे साल और चौथे साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर बताइए कितने का होगा। तो अगर मैं आपसे यह पूछता हूं कि चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज मुझे निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे जी 3 साल के मिश्र धन पे ब्याज लगा दो, चौथे साल का ब्याज आ जाएगा। लगाओ, 18,000, पहले साल राशि 10 से 11 होगी क्योंकि 10% दर है, दूसरे साल राशि 10 से 11 होगी, तीसरे साल राशि 10 से 11 होगी और 3 साल के मिश्र धन पे चौथे साल ब्याज निकालना है तो इसका 10% निकाल दो। ये चौथे साल का ब्याज आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अब निकालिए तीसरे साल का ब्याज। 2 साल का मिश्र धन निकालो अगर तीसरे साल का ब्याज निकालना है। पहले साल राशि 10 से 11, दूसरे साल राशि 10 से 11, तीसरे साल का ब्याज 10% हो जाए। क्या ये चौथे साल का ब्याज है? आपने कहा जी हां। क्या ये मेरे भाई तीसरे साल का ब्याज है? आपने कहा जी हां। इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को निकालना है। आपने क्या लिख दिया मेरे प्यारे दोस्त? 18,000, 11/10 कॉमन लिया, 11/10 जो है वो कॉमन लिया आप लोगों ने। 1/10 फिर से कॉमन आ जाएगा, 1/10 फिर से कॉमन आ जाएगा। यहां क्या बचेगा? 11/10 और यहां क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्त? 1 बचेगा।
तो आप क्या कह सकते हैं, 18,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएंगी, यहां क्या बचने वाला है, 18 गुणा 121 गुणा 10 एकम 10, 11 में से 10 गया, 1/10 बचेगा। बचेगा क्या, 18 एकम 18 को 8 हासिल 1, 18 दूनी 36, 37 को 7 हासिल 3, 18 एकम 18 3 21, नीचे 10 है तो पॉइंट यहां लग जाएगा। क्या डिफरेंस जो है वो 217.8 है, क्या डिफरेंस जो है वो 217.8 है। तो तरीका तो वही लगने वाला है, जब डिफरेंस 1 साल का हो तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, जब डिफरेंस मेरे भाई 1 साल का हो तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है वो भी मैं बताऊंगा। इन दोनों क्वेश्चन को देखते हुए मैं एक चीज आपके सामने कंक्लूड करके जाऊंगा, अभी आप डायरेक्टली कैसे निकालेंगे देखना। सबसे पहले डायरेक्ट निकालने का तरीका, मूलधन कितना दिया हुआ है, 18,000। आपको डिफरेंस कौन से साल का निकालना है, तीसरे साल का और चौथे साल का, यही तो डिफरेंस निकालना है। तीसरे साल का और चौथे साल का आपको डिफरेंस निकालना है, तीसरे साल का और चौथे साल का। तो इसको अलग लिख दीजिए, 2 साल तक का मिश्रधन ले लीजिए। पहले साल का मिश्रधन 10 से 11, दूसरे साल का मिश्रधन 10 से 11। क्या 2 साल का मिश्रधन आपके सामने आ चुका है। तीसरे साल का और चौथे साल का अगर आपको गैप चाहिए तो तीसरे साल का भी ब्याज ले दो और चौथे साल का भी ब्याज ले दो, ये तीसरे और चौथे का डिफरेंस आ जाएगा, ये तीसरे और चौथे का डिफरेंस आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। मैंने आपसे ये कहा कि आपको डिफरेंस चाहिए तीसरे और चौथे साल का। आप कहते जी चौथे और पांचवें का डिफरेंस चाहिए होता तो क्या करते, 3 साल तक का मिश्रधन ले देते, चौथे का ब्याज पांचवें का ब्याज, ये चौथे और पांचवें का डिफरेंस आ जाता। आप कहते जी 10वें और 11वें का डिफरेंस अगर चाहिए तो कैसे करेंगे, 9 साल तक का तो मिश्रधन ले देंगे, 10वें और 11वें का आपको ब्याज लेना होगा। मेरी बात आपको कुछ थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है ना, तो आप कहेंगे जी आपकी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। मैं जस्ट आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जस्ट आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई, कि आपके सामने मूलधन जो है वो 18,000 रुपए दिया हुआ था। आपको चाहिए तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आप लोगों को बताना है। तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आप लोगों को बताना है। तो तीसरे से पहले आप 2 साल तक का मिश्रधन निकालिए। मिश्रधन मतलब 10% की दर, 1/10 यानी राशि 10 से 11 होना, 10 से 11 होना। ठीक है, तो ये 2 साल का मिश्रधन आ गया। अब तीसरे साल का ब्याज लिख दीजिए 1/10 और चौथे साल का ब्याज लिख दीजिए 1/10। क्या ये चीज समझ में आई। आपने कहा बिल्कुल। ये चीज क्या पिछले क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होता है इस चीज का, मैंने कहा था मैं इनसे ही निकाल के ला रहा हूं, कोई अलग से ट्रिक नहीं है इसकी, इन्हीं से ट्रिक जो है वो निकाल के लेके आ रहा हूं। सुनना, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। आपको गैप कौन कौन से का चाहिए, आपको गैप चाहिए 5th ईयर का एंड 3rd ईयर का। ब्याज का गैप चाहिए, दोनों के ब्याज का डिफरेंस चाहिए, 5th ईयर का और 3rd ईयर का, दोनों के ब्याज का गैप चाहिए। तो आपको क्या करना है, मूलधन लो, 5वें साल और तीसरे साल का गैप चाहिए, तो 2 साल तक का मिश्रधन निकाल दो। पहले साल का 10/11, दूसरे साल का 10/11 हो गया मेरे भाई। आपको चाहिए तीसरे साल और पांचवें साल का गैप चाहिए, तीसरे साल और पांचवें साल का गैप। क्या इसके बाद तीसरा साल ही आएगा, तीसरे साल का ब्याज ले दो, 1/10 आ गया, तीसरे साल का ब्याज आएगा। अब यहां जो इनके बीच में गैप है वो 2 साल का गैप है, यहां जो इनके बीच में गैप है वो मेरे भाई 2 साल का गैप है। और 2 साल के गैप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को 2 साल का गैप, अगर मैं कहूं 1 साल की ब्याज दर 10% है तो 2 साल की ब्याज दर कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे जी 21%, तो यहां आपको 21% डायरेक्ट लिखना होगा। शायद मैं समझा पाया हूं आप लोगों को ये बात, शायद ये बात मैं आपको समझा पाया हूं भाई साहब। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, मतलब ये सारा फंडा ही खत्म कर दूंगा,
ये सारा फंडा ही मेरे प्यारे दोस्त खत्म कर दूंगा। ये चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। बात सुनो मेरी दोबारा से ध्यान से, शांत होंगे थोड़ा सा और क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। 100 रुपए की राशि है, 10% के हिसाब से दी। मुझसे पूछा है 5वें वर्ष और तीसरे वर्ष के ब्याज के बीच डिफरेंस क्या है। एक तरफ 5 साल 5वें वर्ष का ब्याज है, एक तरफ तीसरे वर्ष का ब्याज है। एक तरफ 5वें वर्ष का ब्याज है, एक तरफ तीसरे वर्ष का ब्याज है। इस क्वेश्चन को करने से पहले अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, जहां दो कंजिक्यूटिव ईयर्स के बीच का गैप आप लोगों से पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के बाद मैं उस क्वेश्चन पे जाऊंगा, ध्यान से सुना। जहां दो कंजिक्यूटिव ईयर्स के बीच का गैप आपसे पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है चौथे और तीसरे साल के बीच गैप पूछा है, डिफरेंस पूछा है। मूलधन कितना है मेरे भाई? मूलधन है मेरे प्यारे दोस्त 18,000। आपने कहा दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच, तीसरे और चौथे वर्ष के बीच ब्याज बताना है। एक तो थर्ड ईयर है, एक फोर्थ ईयर है। तो इससे पहले यानी 2 साल का आप मिश्रधन निकाल दीजिए। पहले साल का मिश्रधन 10 से 11, दूसरे साल का मिश्रधन 10 से 11 हो गया। तीसरा साल आया, तीसरा साल ही उसे चाहिए तो इसका ब्याज ले दीजिए 1/10। चौथा साल आया, चौथे साल का ब्याज ले दीजिए 1/10। क्या ये बातें क्लियर हुई? ये जो आएगा ये तीसरे और चौथे का डिफरेंस आएगा। अगर आपके सामने मैं यहीं पे क्वेश्चन लेता हूं, चौथे और पांचवें साल का डिफरेंस क्या होगा? चौथे और पांचवें साल का डिफरेंस क्या होगा आप मुझे बताइए। तो आप क्या करने वाले हैं? 18,000 मूलधन है, आपको चौथे और पांचवें साल का गैप चाहिए तो 3 साल तक का मिश्रधन लो। 10 से 11 पहले साल, 10 से 11 दूसरे साल, 10 से 11 तीसरे साल। चौथे और पांचवें का ब्याज का डिफरेंस चाहिए, चौथे साल का भी ब्याज लो 1/10, पांचवें साल का भी ब्याज लो 1/10। ये चौथे और पांचवें का गैप आ जाएगा। क्या आप बात समझ में आई? आपने कहा अब आ गई। एक बार मुझे बता दो पांचवें और छठे का गैप कितना होगा। मैंने आपसे पूछा फिफ्थ एंड सिक्स्थ, पांचवें साल और छठे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का गैप कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, बताना थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बाद में चलेंगे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन समझा रहा हूं। आपने कहा जी पांचवें का और छठे का गैप चाहिए ना आपको, तो अब मूलधन कितना है? मैंने कहा 18,000। तो आप कहेंगे पांचवें का छठे का चाहिए तो 4 साल तक का मिश्रधन निकाल दो। 10/11, 10/11, 10/11 और 10/11, 4 साल तक का मिश्रधन आ गया। आपको चाहिए पांचवें साल का और छठे साल का ब्याज का डिफरेंस, तो पांचवें साल का 1/10 ब्याज ले दो, छठे साल का ब्याज 1/10 ले दो। क्या ये डिफरेंस निकल के आ जाएगा? डायरेक्टली निकाल पाएंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल पाएंगे। कैसे हम जान पाएंगे कि कहाँ तक हमें मिश्रधन लेना? इससे एक कम तक मिश्रधन लेना है। यहाँ पांचवें और छठे का गैप था तो 4 तक आपको मिश्रधन लेना था। यहाँ 4 और 5 का गैप पूछ रहा है तो 3 तक आपको मिश्रधन लेना था। यहाँ 3 और 4 का गैप पूछ रहा है तो 2 तक आपको मिश्रधन लेना था। ये चीज समझ पाए या नहीं? अगर समझ पाए तो एक बार थम्स अप कर दो। पूरी ताकत झोंक दी भाई साहब मैंने आपको समझाने में, पूरी ताकत झोंक दी आपको इस चीज को समझाने में। मेथड तो समझा चुका हूं, ये रहा मेथड, कर देना मेथड से। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई साहब एक ही लाइन में कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जब मैंने ये बात आप लोगों को समझाई तो आपके दिमाग में एक छोटा सा डाउट आया। कौन सा छोटा सा डाउट? आपने कहा जी यहाँ 1 साल का डिफरेंस है, यहाँ 1 साल का डिफरेंस है, यहाँ 1 साल का डिफरेंस है। अगर बाई चांस क्वेश्चन में 2 साल का डिफरेंस हुआ तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आ जाओ इससे पहले वाले क्वेश्चन पे, इससे पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर क्वेश्चन में 2 साल का डिफरेंस हुआ, क्वेश्चन ने मुझसे कहा है थर्ड ईयर और फिफ्थ ईयर के ब्याज का डिफरेंस मुझे बताइए। थर्ड ईयर और फिफ्थ ईयर के ब्याज का डिफरेंस मुझे बताइए। यही तो कहा है, 2 साल का डिफरेंस उसने मुझे दे दिया। मेरे भाई मूलधन कितना था? तो तीसरे और पांचवें साल का डिफरेंस, तीसरे और पांचवें, तीसरे से पहले क्या 2 साल का मिश्रधन निकाल देंगे? पहले साल राशि 10 से 11, अगले साल भी राशि 10 से 11। मेरे भाई जो जो डाउट आ रहे हैं मैं बोलूंगा अभी आपको क्या डाउट आ रहे हैं, 1 मिनट का वेट करिए। क्या 2 साल का मिश्रधन निकाल चुके हो? आपने कहा तीसरे
तीसरे यानी इसके बाद थर्ड ईयर आएगा, थर्ड ईयर का ब्याज ले दीजिए 1/10। ले दिया आपने। आपने कहा तीसरे और पांचवें तो में तो जी 2 साल का गैप है, यानी यहां जो ब्याज लेना पड़ेगा अब 2 साल का गैप लेना पड़ेगा, 2 साल का ब्याज लेना पड़ेगा। अगर 3 साल का गैप होता है तो 3 साल का ब्याज लेना पड़ेगा। अगर 10% की ब्याज दर है तो 2 साल का गैप क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कह देंगे 10% की ब्याज दर है तो 2 साल का गैप 21% होता है। यानी मेरे भाई यहां 21% ब्याज दर आप लोगों को लेनी हो। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। 121 की गुणा 21 में करेंगे, 21 एकम 21 को 1 हासिल 2, 21 दूनी 42, 2 44 को 4 हासिल 4, 22.541 आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर आपको कुछ मिल पाएगा। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, क्योंकि ये दिमाग जो है एक कीड़ा है और इस दिमाग में हमेशा ऐसी चीजें जरूर आएंगी जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें सामने वाले को ये भी करना है कि भाई ऐसा आ गया तो कैसे करेंगे, उसको थोड़ा सा ये भी करना है कि वो ये कहे कि भाई साहब नहीं ऐसा नहीं आता है, उसे थोड़ा सा डाउन भी दिखाना है। मेरे प्यारे दोस्त अगर वो रेट 7% की देगा तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही कैलकुलेटिव क्यों ना हो जाए, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। आपको कहीं 7% लिखा दिखाई देता है तो मुझे जरूर लिखा दिखाइएगा, और अगर लिखा दिखाई देता है तो इसी तरीके से सॉल्व किया होगा। दिस मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड। मैं इसको आगे भी प्रूव कर सकता हूं, जब 3 साल का डिफरेंस हो। मुझे सॉल्व करके इसी तरीके से बताइएगा कि तीसरे साल और छठे साल के ब्याज के बीच डिफरेंस क्या होगा, थर्ड ईयर और सिक्स्थ ईयर के ब्याज के बीच डिफरेंस कितने का होगा। एक बार देखना क्या इसी तरीके से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। हाँ, हम यहाँ आ चुके हैं, एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन, बताइए। बताइए फटाफट बताइए। क्वेश्चन ने कहा है यदि किसी राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3600 रुपए है, तो चौथे और पांचवें वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर बताइए। फटाफट बताइए भाई, क्वेश्चन को थोड़ा महसूस कीजिए कि क्वेश्चन ने कहा क्या है। क्वेश्चन ने कहा है यदि किसी राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3600 रुपए है। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 3600 रुपए है। 3600 रुपए है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ये थर्ड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज है, थर्ड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये थर्ड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज है मेरे भाई। उसने कहा है चौथे और पांचवें वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो आप कहेंगे चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 8% बढ़ जाएगा, 108% हो जाएगा। अगर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3600 रुपए है तो चौथे वर्ष में ब्याज 8% बढ़ जाएगा। क्या 3600 का 108% हो जाएगा, क्या ये चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आपने कहा जी बिल्कुल चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर मैं पांचवें साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछूं तो क्या ये पांचवें साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं होगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल होगा। क्वेश्चन ने कहा है चौथे और पांचवें वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आप लोगों को मेरे प्यारे भाई बताना है। तो या तो आप ये करिए कि 5 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में से, 5 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में से चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज घटा दो, चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज घटा दो मेरे भाई। चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, या तो इसको घटा दीजिए, 5 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में से चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज घटा दीजिए, तो आपके सामने पांचवें और चौथे का डिफरेंस आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आप, ये तो फर्स्ट मेथड है मेरे भाई, फर्स्ट मेथड। देखो ना ध्यान से, मैं एक बार फिर से पहला मेथड समझाने की कोशिश करता हूं। आपको मूलधन कितना दिया हुआ है, 3600 दिया हुआ है। ओ, ब्याज कितना दिया हुआ है तीसरे साल का, 3600 दिया हुआ है। चौथे साल में 8% बढ़ेगा ब्याज, तो चौथे साल का ब्याज हो जाएगा 108%। पांचवें साल में फिर 8% बढ़ेगा, 108% हो जाएगा। यानी ये जो है ये पांचवें साल का ब्याज आप लोगों के सामने है।
अगर पांचवें वर्ष के ब्याज में से चौथे वर्ष के ब्याज को घटा दूं, चौथे वर्ष का ब्याज क्या होगा, तीसरे वर्ष का ब्याज ये था, इसका 8% बढ़ेगा चौथे वर्ष का ब्याज, तो ये चौथे वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो पांचवें वर्ष के ब्याज में से चौथे वर्ष के ब्याज को घटा दूं, वही तो अंतर मुझसे पूछना चाह रहा है। तो पहला मेथड तो ये था जिसमें से आप ये कॉमन ले लेंगे मेरे भाई, ये जो है आप कॉमन ले लेंगे, 36 गुणा 108 कॉमन ले लेंगे, 36 गुणा 108 कॉमन ले लेंगे, और 108 में से एक जाएगा 107 आ जाएगा। क्या ये चीज आपके समझ में थोड़ी सी आई? तो आपने कहा जी ये चीज थोड़ी सी समझ में आ गई है। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, मैं आप लोगों को एक तरीका और बताते हुए चल रहा हूं। कैसे? पूर्णांक में बताना है हम लोगों को, अप्रोक्सीमेट बताना है। मैंने कहा तीसरे वर्ष का ब्याज है 3600 रुपए, आप मुझे चौथे वर्ष का ब्याज बताइए। तो आप कहेंगे ब्याज 8% बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्याज दर 8 है तो 8% बढ़ जाएगा। भाई ये चीज मैंने पहले बताई थी, अमाउंट भी 8% बढ़ जाएगा, ब्याज भी 8% बढ़ जाएगा। अगर अमाउंट 1.1 टाइम्स होता है तो ब्याज भी 1.1 टाइम्स ही होगा, ये चीज मैंने शुरुआत वाले दिन बताई थी। अगर 108% अमाउंट हुआ है तो 108% ही ब्याज हुआ होगा। ये चीज भूलते बहुत जल्दी हो, फिर कहते हो चीजें समझ में नहीं आई। मैंने 1000 रुपए किसी से उधार लिए, ये प्रिंसिपल था, 10% के हिसाब से लिए, तो 10% में कितने बन गए होंगे एक साल बाद? 100 रुपये, 1100 रुपये बन गए होंगे। फिर अगले साल बाद 10% के हिसाब से 1210 बन गए होंगे। फिर अगले साल बाद 1331 बन गए होंगे। ऐसे ही तो बने होंगे 10-10% से। भाई यहाँ ब्याज कितना लग रहा है? 100 रुपये। यहाँ ब्याज कितना लग रहा है? 110 रुपये। और यहाँ ब्याज कितना लग रहा है? 121 रुपये। हो रहा है ना? अगर अमाउंट 10% बढ़ रही है, अमाउंट 10% बढ़ रही है, तो क्या ब्याज हर साल 10% नहीं बढ़ रहा? ये 100 रुपये ब्याज था, 10% बढ़ाओ, यानी ब्याज को 110% कर दो, क्या 110 रुपये ब्याज नहीं हो गया? फिर इसको 10% बढ़ाओ, 10% बढ़ाओगे तो क्या ये 110% नहीं हो जाएगा? क्या ये 121 नहीं हो जाएगा? तो अमाउंट अगर 10% बढ़ती है तो ब्याज भी 10% बढ़ता है, ये बात मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताई थी, हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यही काम मैंने यहां किया है। अगर तीसरे साल का ब्याज ये दे रखा है तो चौथे साल भी 8% बढ़ा होगा, फिर पांचवें साल में 8% हो गया होगा, यानी ये पांचवें वर्ष का ब्याज होगा मेरे भाई। और पांचवें वर्ष के ब्याज में से चौथे वर्ष के ब्याज को घटा दूं, वो वही तो पूछना चाह रहा है आप लोगों से, वो वही तो आपसे पूछना चाह रहा है मेरे भाई, दोनों का डिफरेंस बताओ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस चीज को दिमाग में मत लाना, यहां और छोटा कर सकते हैं। भाई तीसरे साल का ब्याज 3600 दिया हुआ है, चौथे वर्ष ब्याज 8% बढ़ा, मैंने सबसे पहले 8% निकाला। आपने कहा 8×48 को 8 हासिल 4, 8×3 = 24 और 4×28 288 रुपये ब्याज बढ़ गया। बढ़ेगा क्या? यानी कि 288 रुपये ब्याज बढ़ गया, तो चौथे साल जो ब्याज हो जाएगा वो 3888 रुपये हो जाएगा। हो जाएगा क्या चौथे साल 3888? बोलो, क्या चौथे साल 3888 रुपये ब्याज होगा या नहीं? उसने कहा चौथे और पांचवें साल का अंतर मुझे बता दीजिए, तो पांचवें साल का फिर ब्याज निकाल लो, 3888 का 8% निकाल लो, पांचवें साल में 8% फिर ब्याज बढ़ गया होगा। 8×8 = 64 को 4 हासिल 6, 8×8 = 64 और 6 70 को 0 हासिल 7, 8×8 = 64 और 7 71 को 1 हासिल 7, 8×3 = 24 और 7 31। क्या अगले साल 311 रुपये ब्याज बढ़ गया होगा? अगले साल क्या 311 रुपये ब्याज बढ़ गया होगा? तो यही तो चौथे और पांचवें साल का डिफरेंस है, 311.04। यही तो चौथे और पांचवें साल का डिफरेंस है मेरे भाई, 311.04, ऑप्शन नंबर डी। नहीं समझे? बोलो, ये चीज समझे या नहीं? मेरे प्यारे दोस्त समझो बात को, मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक कि आप ये ना कह दो कि ये चीज हमारे समझ में आ गई। ये कौन से साल का ब्याज है? आप मुझे बताइए कौन से साल का ब्याज है? आप कहोगे जी तीसरे साल का ब्याज है।
उसने कहा है चौथे साल का ब्याज निकालिए। चौथे साल का ब्याज निकाल दिया, 8% बढ़ा, 288 हो गया। या 8% बढ़ के चौथे साल का ब्याज जो है वो 3888 हो जाएगा। आपने कहा जी बिल्कुल 3888 हो जाएगा। उसने कहा पांचवें साल का ब्याज निकालिए। पांचवें साल का ब्याज 311 रुपए बढ़ा, लगभग लगभग 3888 में 311 जोड़ दीजिए। क्या पांचवें साल का ब्याज जो है वो इतना हो गया होगा? उसने कहा है चौथे और पांचवें साल के ब्याज में अंतर कितना है? अंतर तो भाई साहब इसी 311 रुपए का आ रहा है। अंतर तो इसी 311 रुपए का आ रहा है मेरे प्यारे भाई। एक बच्चा भी कंफ्यूज हो गया है, सर पीछे और कुछ बताया है, आगे और कुछ बताया है। क्या पीछे कहीं ब्याज दिया हुआ था? क्या पीछे कहीं ब्याज दिया हुआ था मेरे भाई? बोलो। क्या ये चीज समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? पीछे प्रिंसिपल दिया हुआ था, इसलिए वहां अमाउंट निकालना जरूरी था मेरे भाई। यहां ये ब्याज दिया हुआ है, 3600 रुपये ब्याज तीसरे साल का ब्याज है। मैं चौथे साल का ब्याज निकलवाना चाह रहा हूं। अभी मैं आपको बता के आया हूं मेरे प्यारे भाई, क्या बता के आया हूं? समझिए, 1000 रुपये आपने किसी से उधार लिया, 10% के हिसाब से लिया। एक साल बाद वो कितना बन जाएगा? 1100। अगले साल वो 1210। अगले साल वो 1331। ऐसे ही तो बनेगा। रकम अगर 10% बढ़ रही है, अमाउंट अगर 10% बढ़ रहा है हर साल, तो ब्याज भी आप देखेंगे 10% ही बढ़ेगा। यहां ब्याज कितना था? 100। इसका 10% निकालेंगे तो 10 रुपए बढ़ा होगा, यहां ब्याज 110 है। 110 का 10% निकालेंगे तो 11 रुपए ब्याज बढ़ेगा, 110 में 11 जोड़ा, यहां ब्याज 121 रुपए है। यानी कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाता है मेरे भाई, है ना, वैसे वैसे मेरे भाई, वैसे वैसे ही आप लोगों को मेरे दोस्त ब्याज भी 10% बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही ब्याज भी 10% बढ़ता जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। अगर उसने ये कह दिया तीसरे साल का ब्याज 3600 है, दिमाग को थोड़ा सा शांत करिए यार। मतलब इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। मैं एक क्वेश्चन पे इतना टाइम दे रहा हूं तो वो केवल इसलिए कि ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मैं पी नहीं मानूंगा। उसने तीसरे साल का ब्याज 3600 दिया है। अगर तीसरे साल का ब्याज 3600 दिया है तो चौथे साल का ब्याज भी 8% बढ़ जाएगा। 8% निकालोगे तो 288 बढ़ जाएगा। यानी चौथे साल का ब्याज 3888 हो जाएगा। ये चौथे साल का ब्याज है 3888। अब अगर मैं पांचवें साल का ब्याज निकालना चाहता हूं तो इसका भी 8% फिर पांचवें साल में बढ़ जाएगा, क्योंकि चौथे साल में ब्याज 3888 है। पांचवें साल का ब्याज निकालोगे तो 8% बढ़ जाएगा, यानी 311 रुपए लगभग लगभग इससे बढ़ जाएगा। पांचवें साल में ब्याज जो होगा वो 3888 प्लस 311 रुपए होगा। वो कह रहा है चौथे साल के ब्याज में और पांचवें साल के ब्याज में डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस मेरे भाई इसी 311 का है। ये दोनों चीजें तो सेम है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक पॉइंट याद रखना, प्रिंसिपल अगर 10% बढ़ता है तो हर साल सीआई भी 10% बढ़ेगा। मैं अगर आप लोगों से यह कह देता हूं कि 25वें साल का सीआई, 25वें साल, 25th ईयर, 25th ईयर का सीआई 1600 रुपए बैठा है। 25वें साल का सीआई 1600 रुपए है। तो मुझे बताइए 27वें साल का सीआई कितना होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है? अब मुझे बताना कैसे करोगे अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है? अब मुझे बताना कैसे करोगे अगर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है?
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 25वें वर्ष का सीआई 1600 रुपए दिया है, तो जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता है वैसे वैसे ही आपका ब्याज बढ़ता है। 26वें वर्ष जो ब्याज होगा वो भी 10% बढ़ेगा, यानी 10 से 11 होगा। 27वें वर्ष में जो ब्याज होगा वो भी 10% बढ़ेगा, यानी 10 से 11 होगा। यानी कि मेरे भाई, अगर कोई 27वें वर्ष में मुझसे ब्याज पूछता है तो 121 गुणा 16, 16 एकम 16 को 6 हासिल 1, 16 दूनी 32 और 1 33 को 3 हासिल 3, उस केस में 27वें वर्ष में 1936 होगा। या ऐसे कह सकते हैं 21% ब्याज बढ़ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन वास्तव में क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने समझा दिया। एमटीएस में पूछा गया है, बहुत ज्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत ज्यादा चांसेस है बेटा। अमाउंट का तो जिक्र ही नहीं है विपिन विश्वकर्मा, अमाउंट का मेरे लाल जिक्र ही नहीं है। इसमें तो ब्याज की बात चल रही है। पर ट्रीट ऐसे करेंगे जैसे हम लोग प्रिंसिपल और अमाउंट पे ट्रीट करते हैं। प्रिंसिपल को बढ़ाते चले जाते हैं, अमाउंट मिल जाती है। ऐसे ही ब्याज को बढ़ाते चले जाएंगे, अगले साल का ब्याज 10 से 11 हो जाएगा, अगले साल का 10 से 11 हो जाएगा, फिर उससे अगले साल का 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है। 11 से ही श्याम सिंह का कमेंट पढ़वाना है। एक भाई का क्वेश्चन है, मैं इस भाई का क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, आप मुझे इसका जवाब देना। श्याम सिंह ने क्वेश्चन पूछा है, ब्याज की दर है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%, समय है 2 साल, समय है 2 साल, और सीआई दे रखा है 70 रुपये। सीआई दे रखा है 70 रुपये। तो आप लोगों से अमाउंट पूछा है। आप लोग मुझे बताइए क्या होगा इसका जवाब। आप लोग मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बेटा वन रूल फॉलो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। वहां चीज और थी, यहाँ चीज और है। अब एक रूल फॉलो की बात आप करते हैं, आप ऐसे मतलब अटपटे सवाल करते हैं। मतलब मुझसे पूछ रहा है वो नंबर ऑफ जीरोज, मैं यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हर जगह लगाता चला जाऊं। मुझसे पूछ रहा है वो कि कितने का घाटा हुआ, 500 की चीज 400 में बेच के कितने का घाटा हुआ, मैं लाभ प्रतिशत एक ही कॉन्सेप्ट हर जगह लगाता चला जाऊं। भाई जब वैसा क्वेश्चन बनेगा तब वो उस टाइप से होंगे, जब ऐसा क्वेश्चन बनेगा वो इस टाइप से होंगे मेरे प्यारे दोस्त। अब थोड़ी सी कोशिश तो करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस पे भी तो ध्यान दो अपना। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीजें समझ में कैसे आएंगी मेरे प्यारे भाई। मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, फिर मैं अगले टाइप की तरफ लेके चल रहा हूँ। अगला टाइप और भी खतरनाक सा टाइप है। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/9 होती है क्या? 9 से 1 बढ़ के राशि कितनी होगी? 10। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। 9 से 1 बढ़ के राशि कितनी होगी? 10। 2 साल में, 2 साल है। 81 रुपये ने आपने उधार लिया है, तो वो कितने बन गए होंगे? 100। ब्याज कितना लगा होगा? 19। ब्याज कितना लगा होगा? 19 लगा होगा। उसने कितना ब्याज दिया है? 70 रुपये ब्याज दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू 70/19 आएगी। तो अमाउंट 100 पार्ट की वैल्यू वो आपसे पूछे, तो आपके क्वेश्चन का जवाब जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन का जवाब ये हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको लेके चल रहा हूँ टाइप 10 की तरफ लेके चल रहा हूँ। एक ऐसा टाइप लेके चल रहा हूँ जो थोड़ा सा कैलकुलेशन को बढ़ाएगा, लेकिन आरपीएफ एसआई में पूछे गए हैं, तो एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, मर्जी आप लोगों की है, रुकना चाहें तो मोस्ट वेलकम, नहीं रुकना चाहें तो आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे होंगे। समझाने की गारंटी मेरी है, लेकिन दोस्त इस दिमाग को थोड़ा सा मजबूत बनाना होगा, इस दिमाग को थोड़ा सा स्थिर करना होगा। खुद से डिसीजन नहीं लेने होंगे, ये चीज़ आती है, ये चीज़ नहीं आती है। अगर खुद से डिसीजन लोगे तो मेरे दोस्त हर बार फिर एग्जाम में अगली बार का इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक बार पढ़ाऊंगा और एक बार ही पढ़ाऊंगा बस। मैथ्स सोचने पर मजबूर नहीं करेगा फिर। एक भी पेपर आज तक का बता दो जिसमें पढ़ाया हो, मन से पढ़ाया हो, और उस पेपर में बच्चों ने ये ना कहा हो
कि भाई साहब सब कुछ ही तो बता दिया था। तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि मेहनत करता हूं, समझाने से परहेज नहीं करता। अगर 1 घंटे में 2 भी क्वेश्चन होंगे तो समझाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, जिसको विश्वास है वो रुकिएगा, मोस्ट वेलकम। ये देखो आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया है, मुझे पता है क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन कोई बात नहीं, दोस्त मेरे समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई। मैंने फाउंडेशन बैच में क्वेश्चन कराया, मैंने उसको यूट्यूब पे डाला, मैंने उसको गूगल पे डाला। भाई साहब कोई टीचर ही नहीं था जिसने वो क्वेश्चन कराया हो, कोई टीचर ही नहीं था। एक दो की तो मैं कहता नहीं, नहीं तो मुझे कोई टीचर नहीं मिला जिसने वो क्वेश्चन कराया हो। मैंने वहां से कंक्लूजन ये निकाला कि यूट्यूब पे भाई साहब, यूट्यूब पे इतने उससे नहीं पढ़ाया जाता है, वो सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए जाते हैं जो थोड़े से भी कैलकुलेटिव होते हैं, कि वाहवाही लूटनी होती है बच्चों की। हाँ ये टीचर बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन में चीज़ों को ख़त्म कर दे रहा है। ठीक है समझ जाते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्या करेंगे, मैं दूंगा प्रैक्टिस। ये चीज़ मांगो, जो चीज़ मेरे हाथ में है वो चीज़ आप मुझसे मांग लो, मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। इस चैप्टर के बाद 100 क्वेश्चन की गारंटी मेरी है, 100 क्वेश्चन की गारंटी मेरी है मेरे भाई। एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 9.4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से ये पढ़ना कि ये जो ब्याज दर दी हुई है ये वार्षिक दी हुई है, पूरे साल की ब्याज दर दी हुई है, लेकिन बैंक जो है वो अर्धवार्षिक पैसा लगा रहा है। बैंक जो है वो अर्धवार्षिक पैसा लगा रहा है। एक ग्राहक किसी वर्ष की 1 जनवरी को 1 जनवरी को किसी वर्ष की 1 जनवरी को 8716 रुपये और 1 जुलाई को 8716 रुपये जमा करता है, तो वर्ष के अंत में उसी ब्याज के रूप में मिलने वाली राशि बताइए। मिलने वाली राशि बताइए वर्ष के अंत में। ठीक है, देखिए अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एक व्यक्ति है, एक ग्राहक है, 1 जनवरी को 8716 रुपये जमा करता है और फिर 1 जुलाई को 8716 रुपये जमा करता है, बैंक खाते में 8716 रुपये जमा करता है। पूरे साल में मिलने वाला ब्याज मुझे बताइए कितना होगा, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। कितना होगा पूरी साल में ब्याज, ये आपसे पूछना चाह रहा है। कभी 108 करते हो, कभी 8। हरीश राजपूत, ये पागलपन के क्वेश्चन का जवाब पहले मैं देता हूँ। इस पागलपन के क्वेश्चन का जवाब मैं इसलिए पागलपन का क्वेश्चन इसे कह रहा हूँ क्योंकि मैं कम से कम 1 करोड़ बार मैं आपको बता चुका हूँ इस बात को। प्रॉफिट लॉस में भी मैंने बताया था कि कहीं मैं 8% के लाभ का मतलब 108% निकाल रहा होता हूँ और कहीं मैं 8% के लाभ का मतलब 8% निकाल रहा होता हूँ। कारण क्या है, 1000 रुपए की कोई राशि है, 10% ब्याज लगा, मैंने 10% निकाला, आपने कहा जी 100 रुपये ब्याज लगा। अगर मैं आपसे अमाउंट पूछता हूं अमाउंट कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1000 रुपये मूलधन था, 100 रुपये ब्याज लगा, यानी 1100 रुपये अमाउंट हो जाएगी। इतनी बात आप बताएंगे। यानी या तो आप ब्याज निकाल के ब्याज को मूलधन में जोड़ दो, अमाउंट निकल के आ जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं थोड़ा सा एडवांस सोचो। मूलधन 1000 रुपये है और ब्याज 10% है, तो 10% ब्याज जुड़ के क्या मूलधन 110% हो गया होगा। आपको जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट जो है ये 1100 रुपये जुड़ी जुड़ाई वैल्यू आएगी, तो ये स्टेप कम हो जाएगा। दोनों ही तरीके से जा सकते हैं, या तो आप 8% निकाल के उसमें जोड़ दो तो भी अगले साल का ब्याज आएगा, या फिर उसका 108% डायरेक्ट निकाल दो, जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोनों बातें एक हैं। पहले दिन से कहता आ रहा हूं चीजों को समझो, रटो मत। यही चीज मैंने आप लोगों को प्रॉफिट लॉस में बताई थी, किसी भी क्रय मूल्य का 10% निकाल के उसमें जोड़ना विक्रय मूल्य कहलाता है, लेकिन अगर किसी भी क्रय मूल्य का डायरेक्ट 110% निकालना वो डायरेक्ट विक्रय मूल्य कहलाता है। समझे। पर नहीं, आपको तो ब्लेम किसको करना है, मुझे, कोई बात नहीं। भाई साहब अर्धवार्षिक पैसा देना है यानी हर 6 महीने का ब्याज लगना है। पूरे साल की दर कितनी है, 9.4%। तो आधे साल की दर कितनी हो जाएगी, 4.7%।
पूरे साल की दर 9.4% है, आधे साल की दर इसकी आधी 4.7% हो जाएगी। ठीक है भाई। अगर 4.7% पहले 6 महीने, इसने जो पैसा 1 जनवरी में जमा किया, क्या इस पे 4.7% पहले 6 महीने में ब्याज मिला होगा और 4.7% अगले 6 महीने में ब्याज मिला होगा? यानी कि इस पर मिलने वाला ब्याज कितना होगा? 4.7 पहले 6 महीने में, 4.7 अगले 6 महीने में, और इनका समतुल्य निकाल दोगे तो क्या इस राशि पर मिलने वाला पूरी साल का ब्याज आपके सामने आ जाएगा? क्या इस राशि पर मिलने वाला पूरी साल का ब्याज आपके सामने आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप मुझे बताइए ये कितना हो जाएगा? ये तो 9.4 होगा। 47 का स्क्वायर कितना होता है? 50 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर 0 9 होता है। 47 से 3 कम करिए, 44, 44 का आधा 22 हो जाएगा। दो बाद पॉइंट यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, क्या पॉइंट यहाँ लग जाएगा? 0.2209। यानी कि पूरे साल में लगने वाला ब्याज जो होगा, पूरे साल में लगने वाला ब्याज जो होगा, क्या आप कह सकते हैं वो 9.62% होगा? यानी कि इस पर जो ब्याज लगेगा मेरे प्यारे दोस्त, 9.62% लगेगा। क्योंकि इस पैसे को 1 जुलाई में जमा किया है तो अगले 6 महीने पर इस पे केवल 4.7% का ब्याज लग रहा होगा, क्योंकि 6 महीने की दर जो है वो 4.7% है। ये 1 जनवरी को जमा किया था तो पहले 6 महीने का 4.7, अगले 6 महीने का 4.7, 4.7 का समतुल्य लगा देंगे तो 9.62% ब्याज लगा होगा पूरे साल में। जैसे 10% पहले 6 महीने, 10% अगले 6 महीने, तो पूरे साल में 21% लगा होगा समतुल्य से। ठीक वैसे ही 4.7 का समतुल्य लगा देंगे तो पूरी साल में लगने वाला ब्याज ये हो जाएगा। इस राशि पर पूरी साल में लगने वाला ब्याज ये हो जाएगा। ठीक है। और ये राशि 1 जुलाई में जमा करी है तो इस पर लगने वाला ब्याज 4.7% होगा, क्योंकि अगले 6 महीने ही केवल इस पर ब्याज मिलने वाला है और 6 महीने की ब्याज दर 4.7% है। बस टोटल ब्याज पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ दो। क्या 8716/100 कॉमन ले दोगे? आप कहेंगे बिल्कुल कॉमन ले देंगे। इन दोनों को जोड़ दो, 9.62 प्लस 4.70 को जोड़ दो मेरे प्यारे भाई। तो आपने कहा 8716/100, और इनटू में कितना आएगा? 2 7 6 13 को 3 हासिल 1, 9 4 13 और 1 14 आ जाएगा। 14 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है। अब मेरे भाई से सोल्व करो, ऑप्शन बहुत नजदीक है। 1248, 1228, 1238, 1256। इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएंगे सौरभ पटेल। चीजें क्लियर हुई थोड़ी सी? बहुत बढ़िया। अब यहां से मेरे भाई सॉल्व कर लो, पॉइंट हटाओ, या इसे 14.3 ही लिख लो, 14.3 ही लिख लो मेरे प्यारे दोस्त, और बटे में 100। इसे सॉल्व करके मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये कैलकुलेशन की वजह से यूपीएसआई, इसका आरपीएफएसआई का पेपर हार्ड बताया गया था। ठीक है। तो मेरे भाई लगभग लगभग कितना आ जाएगा? लगभग लगभग मुझे बताइए किसके नजदीक आ रहा है? तो आप देखेंगे कि इस वैल्यू के नजदीक आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहां आके आपको करनी पड़ेगी, यहां आके आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन वास्तव में कैलकुलेशन में जान थी, कैलकुलेशन में जान थी मेरे भाई। अप्रोक्सीमेशन, बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन में नहीं जाना है। जनवरी में 9.62 क्यों हुआ? ये बहुत बढ़िया सवाल मुझे आपका लगा, राकेश गुप्ता, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी। अच्छा एक बात बता मेरे भाई, अर्धवार्षिक देना है यानी हर 6 महीने में 4.7% का ब्याज देना है। तो जो पैसा 1 जनवरी में आपने लगाया है, क्या उस पर पूरी साल का पैसा मिलेगा? और 1 साल में 2 बार पैसा देना होगा, पहले 6 महीने में 4.7%, अगले 6 महीने में 4.7%। क्या इसका समतुल्य निकालोगे? तो समतुल्य निकालने का तरीका यह है, क्या 9.62% ब्याज देना होगा। यानी पहली वाली राशि पे 9.62% ब्याज मिलेगा, और जो छठे महीने में जमा की गई है उस राशि पे केवल 6 महीने का 4.7% ब्याज मिलेगा। टोटल ब्याज जो है वो 1246.388 बता रहे हैं संदीप पटेल, लगभग लगभग 1248 के नजदीक हो जाएगा।
लगभग लगभग 1248, क्योंकि पीछे की वैल्यूज हमने छोड़ भी दी है। ये क्वेश्चन टफ था जी हाँ, बस यहां टफ था जो ये कैलकुलेशन हम लोगों को थोड़ी सी करनी थी। यहां थोड़ा सा मैं टफ मानता हूं, ये कैलकुलेशन जो थोड़ी सी हम लोगों को करनी थी मेरे दोस्त। ठीक है। हाँ, ऋतिक राणा ने कह दिया है, जैसे ऋतिक राणा ने कह दिया है संतुलन अच्छा, छोड़ना ही पड़ेगा, ये तो मर्जी है आपकी। तो टाइम तो 7 मंथ लग रहा है बेटा, 7 मंथ कहाँ है, जुलाई में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी से जुलाई और जनवरी से जून तक 6 महीने, और जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने मेरे भाई। एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, और दोस्त बैठूंगा मैं इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे बैठूंगा और कमेंट लूंगा आपकी तरफ से। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ये बैठ गया मैं आपके सामने, और चाय देख लेता हूँ, चाय होगी भाई साहब बेहिसाब ठंडी, क्योंकि चाय जो आई थी वो आई थी 12 बज के 47 मिनट पे, 12 बज के 47, 12 बज के 17 मिनट पे चाय आई थी, और अब हो समय हो चुका है 1 बज के 5 मिनट। बताइए। तो सर दोबारा भी तो 9.62% निकालते बेटा, 9.62 पूरे साल का दर, गुड़िया 9.62 जो था पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, 9.4 पूरे साल की है, तो आधे साल की 4.7% हो जाएगी। तो यहाँ तो आधे साल का ही ब्याज लगेगा ना बस, तो इस पे इसलिए आधे साल का ब्याज लगा है। यहाँ 2 बार ब्याज लगेगा, पहले 6 महीने और बाद के 6 महीने, पूरे साल का ब्याज बताना है। तो यहाँ 2 बार ब्याज लगेगा, इसलिए मैंने समतुल्य लगाया था। रेशो नहीं बनेगा भाई, इतनी मुश्किल रेशो नहीं बनेगा। आप एक चीज रट के बैठ गए शुरुआत में कि रेशो भी नाम की कोई चीज होती है, और आप फिर हर चीज में रेशो लगाओगे। बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। नहीं पी रहा चाय, नहीं पी रहा चाय, अलग रख दी मैंने, वहीं से रखवा देना। एक चाय और बनवा दो, थोड़ी सी ज्यादा मीठी, थोड़ा सा मीठा ज्यादा। बताइए। 9 बजे से पता है मैं बोर्ड पे खड़ा हूँ, और आज उन बच्चों से मिलने भी मुझे जाना था जो ग्राउंड में आए हुए हैं, यूपी पुलिस का मॉक ट्रायल चल रहा है। लेकिन आज इसलिए नहीं गया कि भाई साहब क्लास ना छूट जाए बच्चों की। हाँ, बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, 626.14। राहुल प्रजापति, मनोज पटेल। अब देखिए, एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 5.6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक किसी वर्ष की 1 जनवरी को 7346 रुपये जमा करता है, 1 जनवरी को, और 1 जुलाई को 7346 जमा करता है। भाई साहब ये तो 1 जुलाई को कर रहा है, इस पे तो 6 महीने का ब्याज मिलेगा। अगर पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.6% है, तो आधे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, 2.8% हो जाएगी, 2.8% हो जाएगी। यानी तो यहाँ तो डायरेक्ट 2.8% निकाल देना। ठीक है भाई, पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5.6%, तो आधे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, आधे साल की 2.8% हो जाएगी। अब यहां आते हैं मेरे प्यारे भाई, अगर यहां 1 जनवरी को पैसा जमा कर दिया था, तो पहले पहले 6 महीने में 2.8% मिला होगा, अगले 6 महीने में 2.8% मिला होगा, फिर इसका समतुल्य लगा देंगे, क्योंकि पूरे साल का ब्याज है, पूरे साल में 2 बार ब्याज देना पड़ेगा, और 2 बार का समतुल्य प्यारे दोस्त ये हो जाएगा। यानी कि 28 और 28 56 तो यहां होगा, और 28 की गुणा 28 में करेंगे 784 आएगा, 0.0784 आएगा। इसे हटा के 0.08 लिख लेते हैं। यानी कि ये जो होने वाला है वो 5.68, जब इन दोनों को जोड़ेंगे मेरे भाई, तो 5.68% का ब्याज दर होने वाली है, 5.68% की ब्याज दर होने वाली है। अब मेरे भाई बस इसे सॉल्व कर दो, 5.68% की ब्याज दर होने वाली है, यहां 2.8% की ब्याज दर होने वाली। आप क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, 7346/100 बाहर कॉमन ले देंगे,
और मेरे प्यारे भाई इन दोनों को जोड़ेंगे, 5.6 में 2.8 जोड़िए, 8 आएगा। 8 6 14 को 4 आएगा, हासिल 1 5 2 7, 8.48%, 8.48%। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ये निकाल देंगे 7346 की गुणा 8.48% में करिए, 8.48 में करिए और उसे 100 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आ रहा है भाई, फटाफट आंसर बताइए मुझे। हाँ, 7346 की गुणा 8.48 में, 8.48 में मेरे भाई, 8.48 में और 100 से डिवाइड आपको करना है, 622.94, 622.94 से तो ज्यादा ही आंसर आएगा, 622.94 से ज्यादा ही आंसर आएगा। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए मेरे भाई, ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक दिए हुए हैं, ये तो आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं। तो मेरे दोस्त सबसे पहले 2.8 का अपने समतुल्य निकाला था, क्या आया था 5.6 प्लस 0.28 का 784 होता है ना, 0.0784। तो जब आपने इसको बढ़ा के, हाँ ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा भाई, आंसर जो आ जाएगा वो 622.82 आ जाएगा, 622.82 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? आपको इसका 5.68% निकालना होगा और यहां आपको 2.8% निकालना होगा, दोनों दरों को जोड़ोगे तो पूरे साल का 8.48% निकालना होगा, 8.48% मेरे प्यारे दोस्त निकालना होगा। क्या ये चीज यहां तक समझ में आई? एक और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का रहेगा, ये क्वेश्चन होमवर्क का रहेगा, प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को कर जरूर लेना, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना, विशेष ध्यान देना, एक दो क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे एनटीपीसी में, जहां मेरे प्यारे दोस्त ऐसी कैलकुलेशन वो आप लोगों को देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 11 की तरफ हम लोग चलेंगे, लेकिन आज नहीं कल चलेंगे। टाइप 11 बहुत आसान टाइप का है, लेकिन पूछे गए हैं, आरपीएफ एसआई में पूछे हैं, एनटीपीसी में पूछे हैं भाई साहब, आरपीएफ एसआई में पूछे हैं, आरपीएफ एसआई में पूछे हैं, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जहां कैलकुलेशन है, 55 गुना राशि करा रहा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो वो सारे कैलकुलेशन के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ये मिसलेनियस पार्ट है, कल मिसलेनियस भी हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे, कल नहीं परसों खत्म होगा ये चैप्टर, कल नहीं परसों खत्म होगा मेरे प्यारे दोस्त ये चैप्टर, छोड़ना थोड़ी ना है कुछ भी। तो ये क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क है, लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है मेरे भाई। ठीक है, जो बचना चाहते हैं वो बचे जरूर, जैसे एक भाई कह रहा है जी पूरा टाइम कैलकुलेशन में ही चला जाएगा, तो ऐसे बच्चे भी बच सकते हैं, वो छोड़ सकते हैं। लेकिन जब ऑप्शन बहुत नजदीक दिए हो, 1303.08, 1303.27 और अप्रोक्सीमेशन में आंसर मांगा हो, दो स्थानों तक बताइए, सारे नियम कायदे कानून फेल हो जाएंगे, सारे नियम कायदे कानून फेल हो जाएंगे। नहीं तो आप लगा के देख लेना, एक भी नियम कायदे कानून पूरे यूट्यूब पे या कोई भी टीचर इसका अलग से बता दे तो मुझे बता देना आके। जब वो अप्रोक्सीमेशन में आंसर मांगता हो और ऑप्शन इतने नजदीक नजदीक हो, तो आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। या तो इसका पहला तरीका होता है कि इसको मार्क फॉर रिव्यू रखा जाए, लेकिन अगर टाइम है तो ऐसे क्वेश्चंस को मेरे प्यारे भाई सॉल्व करना पड़ेगा। आइए बातें करते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं मेरे भाई, बाकी लोग जा सकते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम आपस में, हम लोग है ना। सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्त टाइम टेबल, मैथ्स को लेकर थोड़ा सा दिमाग में संशय भी बना हुआ होगा कि भाई साहब मैथ्स का हल क्या होगा, मैथ्स का हल क्या होगा। मेरे दोस्त हम लोग लगभग लगभग 11 12 चैप्टर 13 चैप्टर कर चुके हैं, कोर्स पूरा होगा, और मैंने आपको बता दिया है मार्च तक हम लोग कोर्स पूरा कर लेंगे। फरवरी में मैं आपका प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ, रिवीजन की गारंटी, कोर्स खत्म करने की गारंटी, ये सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। बस आप लोग क्या करिए, आप लोग इंडिविजुअल चैप्टर के मॉक लगाना स्टार्ट करिए, इंडिविजुअल चैप्टर के मॉक लगाना स्टार्ट करिए। इंडिविजुअल चैप्टर जैसे नंबर सिस्टम की एक बार थ्योरी पढ़िए, जो आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं उसकी थ्योरी पढ़िए। इसकी जो वर्कशीट आप लोगों को मिली है वो
वर्कशीट सॉल्व करिए और इसके बाद जो है कहीं से भी आप लोग इसके मॉक लगाना स्टार्ट करिए, जहां 10-10, 12-12, 15-15 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम के देखने को मिलेंगे, वहां से मॉक लगाना स्टार्ट करिए। वहां से आप लोगों की ये चीजें जो है वो मजबूत होती चली जाएंगी। क्या ये चीज समझ में आई? मॉक लगाना मैंडेटरी है मेरे भाई, मॉक लगाना मैंडेटरी है मेरे दोस्त। जब तक आप मॉक नहीं लगाओगे तब तक चीजें गिरफ्त से बाहर रहेंगी। ठीक है, आज कॉल करना मत, क्योंकि आज रास्ते में रहूंगा, रोज नीरज सर रहते हैं तो जाते टाइम वो गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं, आज खुद ही गाड़ी ड्राइव करूंगा, तो कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा उस टाइम पे। आज कॉल मत करना, ठीक है? हाँ, बढ़ाएंगे, टाइम बढ़ाएंगे, लेकिन लगता है मुझे कि एक बच्चों को ऐसा लगने लगेगा कि भाई साहब अब तो ये चीज़ों को थोप रहे हैं, और मैं वो चाहता नहीं कि थोपने वाली चीज़ें बच्चों के मन में कभी आए। सर जी पढ़ते समय नींद आती है, कैसे रोके बताएं? लक्ष्य कमजोर है, कैसे भी नहीं रोका जा सकता, मेरे पास कोई इसकी दवा नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है, पर कैसे भी नहीं रोका जा सकता अगर लक्ष्य कमजोर है। भाई साहब अगर लक्ष्य कमजोर ना हो ना, लक्ष्य अगर मजबूत हो तो नींद आसपास तक नहीं भटकेगी, नींद की गोली लेनी पड़ेगी नींद लाने के लिए, लक्ष्य अगर मजबूत हो। लेकिन अगर लक्ष्य मजबूत नहीं है तो खाते टाइम सोते टाइम हर टाइम नींद ही आएगी फिर। और बताइए, आपके मन में जो डाउट है उसे दबा दीजिए, जहां मन में डाउट उठ रहा है। रिवीजन कैसे होगा, जिम्मेदारी मेरी है। कोर्स कैसे खत्म होगा, जिम्मेदारी मेरी है। एक भी बच्चा ये नहीं कहेगा कोर्स खत्म नहीं हुआ, एक भी बच्चा ये नहीं कहेगा रिवीजन नहीं हुआ। बस जैसा मैं बोलता जा रहा हूं वैसा आप लोग करते चलिए। इंडिविजुअल मॉक टेस्ट आप लोग लगाने स्टार्ट कर दीजिए अभी से मेरे प्यारे दोस्त। इंडिविजुअल मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाने होंगे, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर लेके चल रहा हूं, करा दिए हैं, बहुत ऊपर लेवल लेके चल रहा हूं, और आपने इसका 80 to 90% भी कर लिया, सिलेबस का समझ के कर लिया, तो मैं कहता हूं कि आप सिखाएंगे लोगों को। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा बाय बाय। 2 क्लास और लगेंगी सीआई के अंदर। धन्यवाद।